धूप का रंग जैसे ही दोपहर के सिर पर चढ़ने लगा, नगर के मुख्य बाजार में एक पुरानी सी दुकान के बाहर बैठा रामपाल अपने ग्राहक के बाल काटते हुए एकटक अपनी पत्नी मालविका को देखे जा रहा था, जो पास की नदी से पानी भरकर लौट रही थी। धूल, धक्कड़ और पसीने से भीगी उस सड़क पर उसकी पत्नी की चाल किसी रानी जैसी लगती थी। घड़ा संभालते हुए उसके लहराते बाल, कंचन सी त्वचा और बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। रामपाल जानता था कि वह भाग्यशाली है, पर साथ ही इस सौंदर्य को लेकर उसका मन हमेशा आशंकाओं से भरा रहता था। रामपाल नगर का नाई था, साधारण कद काठी का, थोड़ी झुकी पीठ, गहरी आंखों में स्थायी थकावट और चेहरे पर उम्र से पहले झलकती झुर्रियां। पिता के निधन के बाद उसी दुकान को संभालते संभालते उसके जीवन की दिशा बस पेट पालने तक सीमित रह गई थी। उसका दिन बाल काटने, दाढ़ी बनाने और नगर के अमीरों की चापलूसी में बीतता, और रातें उस विचार में कि क्या उसकी पत्नी वास्तव में उससे खुश है। मालविका, जो किसी रानी से कम नहीं लगती थी, आखिर क्यों एक साधारण नाई की पत्नी बनी? यह प्रश्न रामपाल को भीतर ही भीतर खाया जा रहा था। शादी को 3 साल बीत चुके थे। जब मालविका पहली बार ससुराल आई थी तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई थी कि रामपाल के जैसा व्यक्ति इतनी सुंदर जीवन साथी कैसे पा गया। गांव की बेटी थी मालविका, और रामपाल की मां ने अपने बेटे के लिए बड़ी मिन्नतों से उस रिश्ते को जोड़ा था। शादी के शुरुआती महीने प्रेम में डूबे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते थे, सपनों की बातें करते और गरीबों वाले छोटे छोटे ख्वाब पाला करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वास्तविकता की तपती धूप ने उन सपनों को झुलसा डाला। मालविका सुंदर थी, पर उसकी आंखों में धीरे धीरे खालीपन भरता जा रहा था। उसे अब रामपाल के साथ बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेकना बोझ लगने लगा था। वह चाहती थी कि उसका पति कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसे इस गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन रामपाल अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। वह मेहनती था, परंतु महत्वाकांक्षी नहीं। वह संतुष्ट था कि दिन का खर्च चल जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन मालविका की आंखों में अब वह संतोष नहीं था। वह अब ज्यादा समय नदी किनारे या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बिताने लगी थी। कभी कभी वह खुद से बातें करती और कभी नदी में बहते पानी को देर तक घूरती रहती। कुछ लोग कहते कि उसे किसी चीज का इंतजार है, तो कुछ कहते कि वह अपने सौंदर्य का उपयोग करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहती है। रामपाल इन बातों को सुनता जरूर था, पर चुप रहता। उसका डर उसके शब्दों से कहीं बड़ा हो चुका था। एक दिन नगर में एक बड़ी उत्सव सभा का आयोजन हुआ। राजा समरवीर का जन्मोत्सव था। पूरा नगर सजाया गया, झंडे लगे, बाजार रोशन हुए, और राजा ने पहली बार आम जनता को भी महल के द्वार तक आने की अनुमति दी। उसी दिन मालविका भी नगर की अन्य महिलाओं के साथ उत्सव देखने गई। वह साधारण साड़ी पहने हुए थी, लेकिन उसका सौंदर्य बाकी सब पर भारी पड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो अब तक रामपाल ने नहीं देखा था। राजा समरवीर अपनी बालकनी से जनता को अभिवादन कर रहा था। वह एक युवा, शक्तिशाली और वासना लोलुप शासक था, जिसने कई युद्धों में विजय पाई थी, पर उसका मन अब यौवन और विलास में अधिक रमता था। भीड़ की गूंज में उसकी नजरें जब मालविका पर पड़ीं, तो वक्त जैसे ठहर गया। उसने अपने मंत्री से पूछा, वह कौन है? मंत्री ने कहा, राजन, वह तो एक नाई की स्त्री है। नाम है मालविका। राजा के होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। उसने कहा, नाई की पत्नी इतनी सुंदर, भाग्यशाली है वह नाई, पर शायद उसका भाग्य अब और निखरने वाला है। राजा ने उसी क्षण मालविका की ओर एक गुलाब भिजवाया, शाही गुलाब जो आम जनता को नहीं मिलते। मालविका आश्चर्य में पड़ गई थी। उसके हाथ में जब गुलाब आया और महल के सैनिक ने नम्रता से कहा, राजा साहब ने आपको भेंट स्वरूप भेजा है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, वैसी मुस्कान जो अब तक उसके पति ने महीनों से नहीं देखी थी। भीड़ के बीच रामपाल भी था, जो यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शर्म आनी चाहिए या डर। रात को जब मालविका घर लौटी तो उसने रामपाल से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बर्तन धोने लगी, फिर रोटियां सेकी और फिर अपने तकिए के नीचे वो गुलाब रख दिया
जैसे कोई कीमती चीज छिपा ली हो। रामपाल सब कुछ देख रहा था, पर वो सिर्फ दांत पीस कर रह गया। उसके भीतर कुछ दरक रहा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। अगले दिन महल से आदेश आया कि नाई रामपाल को राजमहल बुलाया गया है, राजा की दाढ़ी और बाल बनवाने के लिए। यह गौरव उसे पहली बार मिल रहा था। रामपाल घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए महल की ओर प्रस्थान किया। महल का वैभव देखकर वह चकित रह गया। सोने की दीवारें, चांदी की छतें और रंग महल की गूंजती हंसी। राजा ने जब उसे देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, तो तू है मालविका का पति। रामपाल का दिल धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, हां महाराज। राजा ने उसकी आंखों में देखा, कमजोर, डरे हुए और आत्मविश्वास से वंचित। उसने कहा, तेरी किस्मत अच्छी है रामपाल, पर हो सकता है बहुत जल्द और बेहतर हो जाए। रामपाल को समझ नहीं आया कि यह प्रस्ताव था या चेतावनी। उस रात मालविका ने रामपाल से पूछा, राजा कैसे लगे? रामपाल ने उत्तर नहीं दिया। वह सिर झुकाकर बैठा रहा। मालविका ने फिर पूछा, क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? रामपाल ने सिर हिला दिया। हां, मैं। मालविका मुस्कुराई। वह वही मुस्कान थी जो उसने गुलाब पाते समय दी थी। रामपाल समझ चुका था कि उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, लेकिन वह अब भी आशा कर रहा था कि यह सब केवल भ्रम हो, एक बीत जाने वाला सपना। पर शायद सपने जब हकीकत बनने लगे तो इंसान का डर भी आकार लेने लगता है, और रामपाल अब उस डर की छाया में जी रहा था। उधर राजा की नजरें अब मालविका के हर कदम पर थीं। उसके लिए वह अब केवल एक नारी नहीं, एक लक्ष्य बन चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था और मोहरे धीरे धीरे अपनी जगह ले रहे थे। रामपाल के मन में डर और संकोच के अलावा और कुछ नहीं था। जब राजा ने उसे महल बुलाया था, वो एक साधारण नाई था जो अपनी छोटी सी दुकान में दिन रात मेहनत करता था, और अब उसे उस महल के गहरे हॉल में कदम रखने का मौका मिल रहा था, जहां दरवाजों के भीतर की दुनिया उससे कहीं परे थी। महल की दीवारें सोने और चांदी से सजी हुई थीं, और एक अजीब सी धुंधली रौनक वहां हर कोने में थी, जो रामपाल को अनकहा डर महसूस कराती थी। रामपाल जानता था कि यह एक बहुत बड़ा अवसर था, पर साथ ही उसे यह भी लगता था कि यह मौका सिर्फ उसके लिए नहीं था। यह महल में बैठे उन लोगों के लिए था जो उसे नीचा दिखाकर अपना रुतबा बनाए रखते थे। रामपाल को किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन राजा समरवीर का रुख बहुत शालीन था। राजा ने पहली बार रामपाल को खुद से बातचीत करने का मौका दिया था, और फिर से उसी सिरे से उनका शाही अंदाज सामने आया। राजा ने रामपाल से कहा, तुम बहुत खास हो रामपाल। तुम्हारी पत्नी मालविका, वह न केवल सुंदर है बल्कि उसके भीतर वह ताकत है जो इस दरबार में एक नई आंधी ला सकती है। मैं उसे रानी बना सकता हूं और तुम्हें अमीर भी। रामपाल का दिल धड़कने लगा। राजा की बातें सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह खुद महल के इन दरवाजों के भीतर आकर बैठा हुआ था और राजा से ऐसे प्रस्ताव सुन रहा था। वह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर जैसे ही राजा की आंखों में कुछ गहरी बातें पड़ी, वह उसके जाल में फंसता चला गया। मैं सिर्फ नाई हूं, रामपाल ने मंद आवाज में कहा। किसी राजा के पास ऐसा क्या होगा जो मैं कर सकूं? राजा हंसा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम केवल नाई नहीं हो रामपाल, तुम एक माध्यम हो, वह पुल जो मुझे मालविका तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर तुम मुझे उसे दे सको तो मैं तुम दोनों का जीवन बदल सकता हूं। रामपाल का दिल हिचकिचाते हुए सोच रहा था कि क्या यह एक सपना था या फिर एक गहरी साजिश। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि राजा जैसे व्यक्ति से वह इस तरह की बातें सुन रहा था, मगर वह जानता था कि महल के भीतर कदम रखते ही उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। महल से निकलते हुए रामपाल के मन में यही सवाल था कि क्या वह वाकई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था? क्या उसकी पत्नी मालविका इस जीवन को स्वीकार करेगी जहां वह केवल एक अंगूठी की तरह हो? महल से बाहर निकलते हुए रामपाल ने मालविका के बारे में सोचा। वह हमेशा उसकी सुंदरता के कारण महसूस करता था कि वह उससे कहीं ऊपर थी।
उसकी कल्पनाओं में मालविका एक राजकुमारी की तरह दिखती थी जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती थी। राजा का प्रस्ताव वह जानता था मालविका के लिए सपना जैसा होगा, लेकिन क्या वह स्वयं इस सपने का हिस्सा बन सकता था? मालविका ने पिछले कुछ दिनों में महल में आना जाना शुरू कर दिया था। रामपाल को शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि मालविका पहले जैसी नहीं रही थी। वह अधिक सुंदर और आत्मविश्वासी दिखने लगी थी और उसकी आंखों में अब रामपाल की ओर एक अजनबी सी दूरियां महसूस होने लगी थीं। रामपाल के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या मालविका का दिल अब राजा की ओर मुड़ चुका था? मालविका घर लौटती थी तो उसका चेहरा कहीं ज्यादा हल्का और खुश दिखता। उसने कभी रामपाल से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने रामपाल को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। एक दिन मालविका ने अचानक रामपाल से पूछा, तुम जानते हो रामपाल, राजा ने मुझे महल में बुलाया है। वह चाहता है कि मैं उसकी सेवा में रहूं। मालविका की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो, पर रामपाल की आंखों में अब डर के साथ गुस्सा भी था। तुम क्या जवाब दोगी? रामपाल ने लगभग गुस्से में पूछा। मालविका ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं जानती। रामपाल, राजा के पास सब कुछ है, शक्ति, धन, सम्मान। मैं क्या कर सकती हूं? मेरी इच्छा कभी भी उसकी योजना का हिस्सा बनने की नहीं थी, परंतु अगर राजा ने मुझे कुछ दिया तो क्या मुझे उसे अस्वीकार करना चाहिए? उसकी आवाज में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी, जैसे उसने अपने भीतर पहले ही इसे स्वीकार कर लिया था। रामपाल चुप रहा। वह मालविका के शब्दों की गहराई में उतरा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा बोध था, एक डर जो अब उसे घेरने लगा था। मालविका का मन, उसकी आंखों का वह साहस, सब कुछ अब अलग सा था। उसे यह समझ में आने लगा था कि मालविका का दिल कहीं राजा की ओर पलट चुका था। उसने सोचा, क्या वह मेरे साथ रहेगी या इस नए जीवन को अपनाएगी? वह अगली सुबह राजा से मिलने महल पहुंचा और राजा ने उसे देखा तो बड़ी मुस्कान के साथ कहा, रामपाल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें अपनी पत्नी का मूल्य समझना चाहिए। वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह पूरी दुनिया की है। तुम्हारे पास इसे खोने का अवसर है या तुम इसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। राजा ने फिर सीधे रामपाल से कहा, तुम्हारी पत्नी मालविका को रानी बना दूंगा और तुम्हें एक अमीर आदमी। यह सौदा है जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, रामपाल, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? रामपाल का मन कई हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ उसे यह लगा कि यह उसका जीवन बदलने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसे अपने आत्मसम्मान और मालविका के साथ संबंध की चिंता थी। क्या मालविका इसके लिए तैयार होगी? क्या वह भी राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? यह प्रस्ताव केवल रामपाल के लिए नहीं था, यह उसकी पत्नी मालविका के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था, और शायद इसके साथ वह पूरी दुनिया का हिस्सा बन सकती थी। लेकिन रामपाल के दिल में अब भी एक खालीपन था जो उसे अंदर से खा रहा था। मैं सोचने का समय चाहता हूं, रामपाल ने धीरे से कहा और सिर झुका लिया। राजा ने उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, सोच लो रामपाल, मैं इंतजार करूंगा। महल के बड़े द्वार बंद हो गए और रामपाल वहां से बाहर चला आया। उसकी आंखों में डर और संकोच था, लेकिन अब उसे अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले का सामना करना था। क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, और अगर उसने किया तो क्या मालविका भी उसका साथ देगी? जवाब केवल समय ही दे सकता था। रामपाल के मन में एक अजीब सी दुविधा थी। राजा का प्रस्ताव मालविका के लिए एक सपने जैसा था, और अब वह स्वयं भी यह समझने लगा था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से उनके जीवन की दिशा बदल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रामपाल के भीतर एक घिनौना विचार जन्म ले रहा था। यदि मालविका राजा के पास जाती है तो क्या मैं अपनी पत्नी के बदले कुछ फायदा नहीं उठा सकता? उसने सोचा, वह मेरी पत्नी है, और अगर राजा उसे चाहने लगा है तो क्यों ना इसे उसके पास भेज दिया जाए और बदले में मैं कुछ हासिल कर लूं। रामपाल का दिमाग अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में जो डर और संकोच फैले थे
वे अब धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगे थे। वह समझने लगा था कि राजा का प्रस्ताव कोई साधारण सौदा नहीं था, बल्कि यह उसके लिए एक अद्वितीय अवसर था और वह इसे किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता था। अब वह अपनी पत्नी मालविका को केवल एक अद्भुत उपहार के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उसे एक माध्यम के रूप में देख रहा था जिसके जरिए वह खुद को अमीर बना सकता था। मालविका के महल में रहने के बाद उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो सादी और शर्मीली स्त्री रामपाल के पास रहती थी, अब वह महल के भीतर रानी जैसी महसूस करती थी। राजा का आकर्षण, उसकी सजीवता और महल का वैभव सब कुछ मालविका के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार कर रहा था। अब वह राजा के आदेशों का पालन करती थी और महल में उसकी स्थिति भी बढ़ गई थी। राजा के पास उसकी ओर आकर्षण कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वह उसे रानी की तरह मानने लगा था। मालविका महल की एक सशक्त और सम्मानित सदस्य बन चुकी थी और रामपाल की दुनिया उससे बहुत दूर हो चुकी थी। रामपाल के मन में अब यह विचार आ रहा था कि मालविका को राजा के पास भेज देने में कोई बुराई नहीं थी। आखिरकार उसे राजा के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा था। वह सोचता था, मालविका को महल में कोई भी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता नहीं है। वह बस राजा के करीब रहकर इस सत्ता का स्वाद चखेगी और मैं अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मालविका महल में रानी की तरह रहने लगी, उसकी आंखों में रामपाल के लिए घिन महसूस होने लगी। महल में रहने के बाद मालविका को रामपाल का साधारण जीवन और उसकी छोटी सी दुकान अब बहुत तुच्छ लगने लगी थी। रामपाल अब उसके लिए एक बोझ की तरह था, जिसे वह अब भी अपने जीवन का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह अब खुद को उस स्थिति में देखती थी जहां राजा के महल का वैभव और शक्ति उसकी दुनिया थी। रामपाल के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे संतुष्ट कर सके। मालविका ने खुद को एक नई पहचान दी थी और अब वह रामपाल को अपने अतीत के रूप में देखती थी, न कि अपने वर्तमान के रूप में। इस बीच महल में दरबारियों के बीच कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी। वे जान चुके थे कि मालविका की स्थिति अब रानी जैसी हो गई थी और उनका रुतबा भी बढ़ चुका था। कुछ दरबारी यह कहते थे कि मालविका को महल में इस तरह की सम्मानजनक स्थिति मिलने से राजा की नजरें भी उसके ऊपर और गहरी हो गई हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि राजा की पत्नी, जो पहले महल में एक सशक्त रानी थी, अब मालविका की बढ़ती स्थिति से चिंतित हो गई थी। वह खामोशी से महल के आंतरिक बदलावों को देख रही थी, लेकिन राजमाता को मालविका की बढ़ती महत्वता से शंका होने लगी थी। राजमाता, जो हमेशा से महल की ताकत और सम्मान की प्रतीक रही थी, अब मालविका के बारे में कुछ संदेह महसूस करने लगी थी। राजमाता का मन यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि राजा एक साधारण नाई की पत्नी को अपनी महल में इतनी अहमियत दे सकता था। उसे इस बदलते माहौल में कुछ तो असामान्य लग रहा था और उसकी आंखों में मालविका की स्थिति को लेकर चिंता का एक धुंधलका था। राजमाता ने धीरे धीरे मालविका पर नजर रखना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि उसके साथ महल में क्या हो रहा था और क्या वह राजा के दिल में सही जगह बना पाई थी या नहीं। राजमाता ने मालविका से मुलाकात करने की योजना बनाई, लेकिन वह उससे एक सामान्य मुलाकात नहीं चाहती थी। वह मालविका के असली इरादों और महल में अपनी बढ़ती स्थिति को जानने के लिए चुपके से उससे बातें करने का इरादा रखती थी। वह जानती थी कि मालविका को अपने साथियों और दरबारियों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है और उसे यह पता लगाना था कि मालविका का दिल किस दिशा में जा रहा था। क्या वह राजा के प्रति सचमुच आकर्षित हो गई थी या फिर यह महल का वैभव ही था जो उसे इस ओर खींच रहा था। मालविका को इस सब का आभास था। वह जानती थी कि राजमाता के मन में शक था और वह धीरे धीरे उसे भांपने लगी थी। मालविका का दिमाग भी चालाक था और वह जानती थी कि राजमाता के साथ कोई भी गलत कदम महल के भीतर उसकी स्थिति को खतरे में डाल सकता था। इसलिए उसने राजमाता को संतुष्ट करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि वह उसे महल में अपने स्थान को और मजबूत करने में मदद कर सके। मालविका का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था।
वह न केवल राजा के आकर्षण के लिए उसके पास थी, बल्कि महल के भीतर रानी के रूप में अपनी शक्ति और स्थिति को पुख्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब रामपाल के बारे में कोई विचार नहीं था और वह अपनी नई दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखों में अब राजा के महल की सत्ता का ही स्वाद था और रामपाल से घृणा उसके भीतर गहरे तक समा चुकी थी। राजा के महल में एक नई हलचल थी और इस हलचल का केंद्र अब मालविका बन चुकी थी। राजा, जो पहले मालविका की सुंदरता और आकर्षण के जादू से मोहित था, अब पूरी तरह से उसके प्रति अपनी भावनाओं में डूब चुका था। मालविका की स्थिति महल में अब दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से भी मालविका को विधिवत रानी बनाने की बात शुरू कर दी थी। महल के आंतरिक बदलावों को लेकर कोई भी अब चुप नहीं था और हर कोई समझ रहा था कि राजा के दिल में मालविका के लिए कितनी बड़ी जगह बन चुकी थी। इस बदलाव के बावजूद राजमाता और मंत्री सत्यकेतु राजा के फैसले पर असहमत थे। वे राजा के पास आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा के दिल में मालविका के लिए जो जगह थी, वह अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सत्यकेतु ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, यह जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं है। मालविका की साधारण पृष्ठभूमि और नाई रामपाल के साथ उसका संबंध इस महल में लंबे समय तक सहन नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे रानी बना देते हैं तो यह महल में दरारें पैदा करेगा। लोग यह समझने में समय नहीं लगाएंगे कि आप एक नाई की पत्नी को अपने दिल में बैठाकर महल में बैठा रहे हैं। राजमाता, जो हमेशा से महल की शक्ति और परंपरा की संरक्षक रही थी, राजा से काफी नाराज थी। उसने धीरे धीरे राजा को यह समझाने की कोशिश की कि मालविका के प्रति उसका आकर्षण और महल में उसकी स्थिति भविष्य में किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। महाराज, राजमाता ने एक दिन कहा, आप एक रानी की शाही पहचान को नष्ट कर रहे हैं। मालविका के पीछे कुछ गहरे षड्यंत्र हो सकते हैं और आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन राजा ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए मालविका को रानी बनाने की तैयारी में जुट गया था। इस समय मालविका, जो अब महल में एक सम्मानित और शक्तिशाली स्थिति में थी, अपने मन के अंदर की घुटन और असंतोष को छुपाने में सफल नहीं हो रही थी। महल में उसकी बढ़ती स्थिति और राजा के लिए उसका आकर्षण दोनों ही उसे आंतरिक रूप से बेचैन कर रहे थे। मालविका का मन अब किसी और दिशा में भी दौड़ रहा था। वह जानती थी कि वह अब राजा की महल में रानी बनने वाली है, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे मन की गहराई तक परेशान कर रहा था। मालविका ने रामपाल से मिलने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय सिर्फ एक सामान्य मुलाकात के लिए नहीं था। मालविका को यह समझ में आ चुका था कि रामपाल के बिना वह राजा के महल में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सकती थी। रामपाल को महल में बुलाने का उद्देश्य केवल अपने पुराने संबंधों को बहाल करना नहीं था, बल्कि उसे खेल में शामिल करना था, जो अब सत्ता और महल की राजनीति का हिस्सा बन चुका था। मालविका ने रामपाल को गुप्त रूप से महल में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका यह कदम राजमाता और सत्यकेतु के लिए एक नई चिंता का कारण बन सकता था, क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति का महल में इस तरह से आना, खासकर रामपाल जैसे सामान्य व्यक्ति का, महल की व्यवस्था को कमजोर कर सकता था। मालविका की इस बैठक का उद्देश्य न केवल पुराने रिश्तों को ताजगी देना था, बल्कि वह रामपाल को यह बताना चाहती थी कि वह महल में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस कदर साहसिक कदम उठा सकती है। वह चाहती थी कि रामपाल उसकी मदद करे ताकि वह महल में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, क्योंकि वह जानती थी कि अगर राजा ने उसे विधिवत रानी बना दिया तो उसकी शक्ति और सत्ता दोनों ओर बढ़ जाएंगी। लेकिन मालविका को यह भी महसूस हो रहा था कि इस शक्ति की प्राप्ति के साथ कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उसे परेशान कर रहा था। रामपाल को बुलाना और उसकी मदद लेना, यह सब उसी खेल का हिस्सा था जिसे वह अब खेल रही थी। रामपाल, जो पहले अपनी पत्नी की महानता और सत्ता के प्रति तिरस्कार करता था, अब स्थिति को पूरी तरह से अलग ढंग से देख रहा था। मालविका की हर एक मांग को वह अब समझने लगा था। रामपाल के अंदर भी अब कुछ बदल चुका था। वह जानता था कि वह मालविका के बिना कहीं नहीं था
और अब जब मालविका महल में रानी बनने जा रही थी तो उसके पास भी मौका था कि वह कुछ हासिल कर सके। उसकी खुद की पहचान और महत्व अब उसके दिमाग की गहराई तक समा चुके थे। मालविका ने रामपाल से गुप्त रूप से मिलने के बाद उसे एक बार फिर से महल में अपने खेल का हिस्सा बनने के लिए मनाया, लेकिन रामपाल के मन में अब कोई संकोच नहीं था। वह जानता था कि मालविका के साथ इस स्थिति में कोई स्थिरता नहीं हो सकती और महल में उसकी भूमिका कुछ और ही होगी। मालविका को राजा से केवल शक्ति ही नहीं बल्कि उसका दिल भी चाहिए था, और रामपाल को यह समझ में आ गया था कि अगर वह मालविका का साथ देना चाहता था तो उसे अपनी ईर्ष्या और घृणा को एक तरफ रखना होगा और महल के भीतर अपनी जगह बना लेनी होगी। राजमाता और मंत्री सत्यकेतु की चिंताएं अब बढ़ गई थीं। वे समझ चुके थे कि मालविका के महल में आने से पहले जो संतुलन था वह पूरी तरह से टूट चुका था। राजमाता को पूरा यकीन था कि मालविका का महल में प्रवेश महल के आंतरिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन राजा की आंखों में अब मालविका के लिए मोहब्बत की चमक इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह उसकी किसी भी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। महल में अब एक गहरी शांति का एहसास होने लगा था, लेकिन इस शांति के नीचे एक ज्वाला सुलग रही थी जो कभी भी उबाल मार सकती थी। मालविका, जो पहले एक साधारण नाई की पत्नी थी, अब महल की रानी बनने की ओर अग्रसर थी, लेकिन उसके रास्ते में कई बाधाएं थीं। दरबारियों, सैनिकों और यहां तक कि राजा के अपने करीबी लोगों ने मालविका के इर्द गिर्द अपनी शंका और नफरत की चुपचाप परतें बना ली थीं। मालविका की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। वह जो भी उसके करीब आया उसे अपनी मोहक सुंदरता और चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया। मालविका ने सैनिकों, दरबारियों और मंत्रियों को अपने शरीर का स्वाद चखाकर उन्हें अपने वश में किया। महल में हर दिशा से उसके पक्ष में मोड़ आने लगे थे, और अब वह शाही अधिकारों के जितने करीब हो रही थी उतनी ही उसकी शक्ति और कुटिलता भी बढ़ रही थी। मालविका का हर कदम अब राजा के खिलाफ एक सूक्ष्म षड्यंत्र की दिशा में बढ़ रहा था। राजा, जो उसकी खूबसूरती और आकर्षण से इस कदर मोहित था कि उसने अपनी पूरी सत्ता उसे सौंप दी थी, अब खुद को कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस करने लगा था। राजा को अब यह एहसास होने लगा था कि मालविका, जिसे उसने अपना दिल दे दिया था, वह केवल एक चालाक और स्वार्थी महिला हो सकती है। वह धीरे धीरे महल के अंदर अपने तंत्र और षड्यंत्रों के माध्यम से अपनी शक्ति को और बढ़ा रही थी। उसकी सत्ता की ओर बढ़ते कदम राजा के लिए खतरे की घंटी बन गए थे, लेकिन वह इस खतरे को समझने में चूक गया था। मालविका ने राजा को घेरने के लिए साजिश की और एक रात राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया। यह प्रयास पहले राजा की मृत्यु के लिए था, लेकिन वह भाग्यवश बच गया। किसी तरह से जहर का प्रभाव कम हुआ और राजा अगले दिन उभर कर सामने आया। हालांकि इस घटना ने महल के भीतर विद्रोह की हवा को तेज कर दिया। दरबारियों और सैनिकों के मन में संदेह और खौफ बढ़ गया था, और कुछ ने मालविका को सख्ती से चेतावनी दी थी, लेकिन मालविका ने उस रात को अपनी कूटनीति के रूप में इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि राजा का बचना ही उसका और अधिक शक्तिशाली बनने का रास्ता खोलता है। राजा के जहर खाने का प्रयास अब मालविका के हाथों में और भी बड़े बदलाव का अवसर दे गया था। इसी बीच रामपाल, जो अब अपने जीवन के सबसे अजीब और कठिन दौर से गुजर रहा था, महल के गुप्त कमरों में अपनी पत्नी मालविका से मिलने आता था। रामपाल के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि मालविका का महल में अपनी स्थिति को बढ़ाना केवल उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता भी अब बदल चुकी थी। मालविका, जो पहले एक नाई की पत्नी थी, अब खुद को एक शक्तिशाली रानी की तरह महसूस कर रही थी। रामपाल के अंदर भी एक नकारात्मक बदलाव आ रहा था। उसे लगने लगा कि मालविका ने उसे केवल एक साधारण, महत्वहीन इंसान की तरह छोड़ दिया था। वह अब अपनी खोई हुई पत्नी को वापस पाने के लिए हर रात मालविका के पास महल के गुप्त कमरे में जाता था। वह चाहता था कि मालविका उसे फिर से अपना आदर्श पति मानने लगे। वह चाहता था कि मालविका उसे फिर से चाहने लगे और वह फिर से एक सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली पुरुष बने।
लेकिन मालविका अब उसे एक साधारण नाई के तौर पर देखती थी और उसकी तरफ से जो आकर्षण था वह अब केवल एक पुराने रिश्ते का निर्वाह था। रामपाल अपनी भटकी हुई पत्नी को वापस पाने की कोशिश करता था, लेकिन क्या यह संभव था? क्या मालविका, जो अब अपनी खुद की पहचान रानी के रूप में बना चुकी थी, रामपाल को फिर से अपने पास खींच पाएगी? क्या वह अपनी पत्नी को फिर से वही प्यार और सम्मान दे पाएगा जो पहले कभी दिया करता था? रामपाल के मन में इस सवाल का उत्तर खोजना कठिन हो रहा था और अब उसे यह एहसास होने लगा था कि मालविका महल की सत्ता और शक्ति में खो चुकी थी। उसके लिए रामपाल की ताकत अब कोई मायने नहीं रखती थी। मालविका अब सत्ता के स्वाद में डूबी हुई थी और रामपाल के लिए उसका प्यार केवल एक अधूरी याद बनकर रह गया था। राजा, जिसे मालविका पर विश्वास था, अब उस धोखे के शिकंजे में फंस चुका था। मालविका ने अपने अधिकार को पूरी तरह से मर्जी के मुताबिक चलाने का प्रयास किया, लेकिन यह सत्ता उसका अंतिम पल था, क्योंकि महल के भीतर अब एक और साजिश ने जन्म लिया था जो मालविका के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। राजा, जो अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगा था, एक दिन महल में आयोजित भोज के दौरान महल हमले का शिकार हो गया। यह हमला न केवल महल के अंदर हुए किसी गुप्त विद्रोह का नतीजा था, बल्कि यह मालविका की सत्ता को स्थिर करने का एक षड्यंत्र था। राजा को जहरीले हमले का शिकार बना दिया गया। इस हमले में राजा बुरी तरह घायल हो गया और मालविका का कदम अब महल के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। राजा का अस्तित्व अब खतरे में था और मालविका को यह भरोसा हो गया कि वह पूरी तरह से महल की प्रमुख और असली शासिका बन चुकी है। लेकिन सत्ता का स्वाद मालविका के लिए उतना मीठा नहीं था जितना उसने सोचा था। हर तरफ धोखा, छल और विश्वासघात का साम्राज्य फैलने लगा। मालविका को अब यह एहसास होने लगा कि उसने महल के अंदर जितना कब्जा किया था उतना ही खो भी दिया था। दरबारियों में से कुछ ने तो उसे धोखा देने की साजिशें शुरू कर दी थीं। मालविका की खुद की चतुराई और चालाकी ने उसे राजा की बजाय एक दूसरे धोखेबाजों के घेरे में डाल दिया था। सत्ता की कुर्सी की चाहत में मालविका ने उन लोगों को अपना दोस्त समझा था जो अब उसकी गिरावट का कारण बन चुके थे। रामपाल, जो अब पूरी तरह से मालविका से घृणा करता था, उसे यह महसूस हो गया था कि उसकी पत्नी ने अपने स्वार्थ के लिए उसे भी धोखा दिया था। मालविका का व्यवहार अब उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। एक दिन रामपाल ने एक गंभीर कदम उठाया। रामपाल ने मालविका की सच्चाई और धोखेबाजी को पूरी तरह से उजागर करने का फैसला किया। मालविका की सत्ता और उसकी चालाकी की कहानी अब महल के सभी दरबारियों और मंत्रियों के सामने थी। रामपाल के इस कदम से महल में तहलका मच गया। मालविका, जो पहले खुद को रानी समझ रही थी, अब बंदी बनकर रामपाल के हाथों में फंसी हुई थी। उसकी स्थिति एक आम दरबारी से भी बदतर हो चुकी थी। रामपाल ने मालविका को उसकी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यह महल की साजिशों की पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। मंत्री सत्यकेतु, जो पहले से राजा और मालविका के करीबी सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था, अब असली चालबाजी का खेल खेल रहा था। सत्यकेतु ने अपनी स्वार्थी योजनाओं के तहत राजा और मालविका दोनों को हटाने का षड्यंत्र रच लिया था। सत्यकेतु को यह आभास हो चुका था कि मालविका की सत्ता अब कमजोर हो चुकी थी और राजा की स्थिति भी स्थिर नहीं थी। उसने यह समझ लिया था कि महल की असली शक्ति अब उसके हाथों में हो सकती है, अगर वह राजा और मालविका दोनों को ही हटा दे। सत्यकेतु ने महल के भीतर अपने समर्थकों को एकजुट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने राजमहल के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। सत्यकेतु का हर कदम अब महल के अंदर एक नए विद्रोह की तैयारी कर रहा था। वह चाहता था कि राजा और मालविका दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वह खुद महल के सिंहासन पर काबिज हो सके। उसने महल के कुछ दरबारियों और सैनिकों को अपनी ओर कर लिया था और धीरे धीरे उन पर विश्वास बना लिया था। सत्यकेतु अब केवल सत्ता की ओर बढ़ रहा था और उसने मालविका और राजा दोनों को अपनी योजनाओं में एक साधारण उपकरण मान लिया था।
राजमहल की दीवारें अब नए सुरों में गूंज रही थी, पर यह राग प्रेम का नहीं, सत्ता की भूख का था। मालविका अब केवल राजा की प्रेयसी या रखैल नहीं रही थी, वह स्वयं सिंहासन पर बैठने लगी थी। हाथों में मोहरे और आंखों में आग थी। कभी जिन दरबारियों ने उसे देखकर आंखें झुका ली थीं, अब वही उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते थे। राजा, जो कभी वीरता और मर्यादा का प्रतीक था, अब एक थका हुआ बीमार और भ्रमित पुरुष बन चुका था। उसका शरीर शिथिल था और मस्तिष्क मालविका के मोह में जकड़ा हुआ। मालविका धीरे धीरे शासन की सभी चाबियां अपने पास समेट चुकी थीं। रामपाल अब भी महल के कोनों में जीवित था। एक परछाई की तरह उसे मालविका से अब कोई मोह नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग चुका था। प्रतिशोध नहीं, आत्मसम्मान। इधर मंत्री सत्यकेतु, जो वर्षों से राज्य का सबसे चतुर पुरुष माना जाता था, अब खामोश बैठकर बिसात बिछा रहा था। उसे मालविका की महत्वाकांक्षा भी दिख रही थी और राजा की कमजोरी भी। उसने कुछ पुराने विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उनके कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि एक नर्तकी राज्य चलाए? कभी एक नाई की पत्नी थी, आज हमारे सर पर बैठी है। राजा अब नहीं बचेगा। क्या राज्य भी नहीं बचेगा? मालविका को इन साजिशों की भनक लगती रही, पर उसने इसे दरकिनार किया। वह अब हर खतरे को सिर्फ एक मुस्कान से काटने लगी थी। उसे लगता था कि जिस शरीर ने सबको जीत लिया, वही शक्ति उसे अपराज बनाए रखेगी, पर वह भूल गई थी। रामपाल अब पहले वाला रामपाल नहीं रहा। एक रात रामपाल चुपचाप दरबार के एक गुप्त कक्ष में गया, जहां कुछ पुराने दस्तावेज छिपे थे। उन दस्तावेजों में मालविका द्वारा किए गए आदेश थे, संपत्तियां हथियाने के, सैनिकों को रिश्वत देने के, और यहां तक कि राजा की अनदेखी में कुछ मौतों के भी। रामपाल ने यह सब इकट्ठा किया और एक एक गवाह भी जुटाया, उन्हीं में से कुछ जिन्हें मालविका ने कभी अपने शरीर से बांधा था और जिन्होंने अब उससे मुंह फेर लिया था। मंत्री सत्यकेतु भी चाहता था कि मालविका का पर्दाफाश हो, पर उसका उद्देश्य अलग था। वह उसे गिराकर खुद राजा बनना चाहता था। अंततः वो दिन आया जब दरबार बुलाया गया। सब दरबारी रक्षक और आमजन तक बुलाए गए। रामपाल ने राजा के सामने वह सब रखा जो अब तक छिपा था, दस्तावेज, गवाह और प्रमाण। मालविका की आंखें जल उठीं। वह चीखी, यह सब झूठ है। रामपाल बदला ले रहा है, पर दरबार अब उसके सम्मोहन में नहीं फंसा। मंत्री सत्यकेतु ने वही अंतिम वार किया जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे। राजा अब निर्णय नहीं कर सकते, पर राज्य का निर्णय आज से न्याय करेगा। दरबार में मालविका पर मुकदमा चला। राजा मौन था, बैठा हुआ लेकिन बेजान। सत्यकेतु सब संभाल रहा था और रामपाल अब एक सच्चे गवाह की तरह खड़ा था, बिना भय, बिना मोह। आखिरकार निर्णय आया, मालविका दोषी पाई गई। राजद्रोह, व्यभिचार और सत्ता का दुरुपयोग। उसे फांसी की सजा दी गई। वो दिन पूरे नगर ने देखा। मालविका को बांध कर ले जाया गया। वह रोई नहीं, चीखी नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी वीरान घृणा थी, खुद के लिए, उस जीवन के लिए और शायद रामपाल के लिए भी। रामपाल भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह जापा जानता था कि यह कहानी सिर्फ प्यार या बदला नहीं थी, यह कहानी आत्मसम्मान की थी, एक इंसान की जो टूटकर फिर खड़ा हुआ। राजा अब पूरी तरह टूटा हुआ था। कुछ ही दिनों में वह बिस्तर पकड़ चुका था और वही समय था जब सत्यकेतु ने खुद को राज्य का अंतरिम शासक घोषित कर दिया। कोई विद्रोह नहीं उठा, क्योंकि राज्य अब थक चुका था और उसे किसी की मजबूत मुट्ठी चाहिए थी। रामपाल वापस उन्हीं गलियों में लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था। अब वह नाई नहीं था, ना ही कोई राजा, पर अब वह खुद को देख पाता था और मुस्कुरा सकता था। नगर वहीं था, पर सब कुछ बदल चुका था। यह कहानी हमें इंसानी कमजोरियों और आत्मबल की गहराई से परिचित कराती है। मोह, वासना, हीन भावना और सत्ता की लालसा, यह सब जब मिलते हैं तो एक साधारण जीवन भी विनाश की ओर मुड़ सकता है।
रामपाल की हीनता, मालविका की लालसा, राजा की कमजोरी और सत्यकेतु की चालाकी सभी अपने अपने हिस्से के दोषी हैं। परंतु अंत में एक ही चीज बचती है। स्वाभिमान इस कहानी का अंतिम संदेश यही है। बाहरी पहचान बदल सकती है, सत्ता जा सकती है, प्रेम टूट सकता है,